कहानी की शुरुआत में हमें क्रिस नाम के एक आर्मी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो केन्या में अपने एक सीक्रेट मिशन पर आया था। उसका काम था उन 4 होस्टेजेस को बचाना जिन्हें तालिबान के आतंकवादियों ने अपने कब्जे में ले रखा है। उनकी लोकेशन पर पहुंचते ही उसे पता चला कि उन्होंने 4 लोगों में से 3 को मार दिया है, पर एक अभी भी जिंदा था। उस आदमी के लिए वह लोग इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकते थे, इसीलिए उसके सीनियर्स उसे मिशन छोड़कर वापस आने को कहते हैं। पर क्रिस उनके ऑर्डर्स को फॉलो न करते हुए अकेले ही उस आखिरी हॉस्टेज को बचाने निकल पड़ता है। उसने सारे आतंकवादियों को मार गिराया और देखा कि होस्टेज अभी भी एक आदमी के कब्जे में है। वो कहता है, जल्दी से मेरे निकलने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। क्रिस की बस एक गलती और वह बेचारा होस्टेज मारा जाता। इसलिए वह शांत दिमाग से काम लेता है और अपनी गन नीचे रख देता है। वह बोला, मुझे एक फोन चाहिए ताकि मैं तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर बुला सकूं। पर उसने जैसे ही टेबल पर पड़े फोन की ओर इशारा किया, क्रिस उसे शूट कर देता है। उस होस्टेज की जान तो बच गई, लेकिन इस दौरान क्रिस को गोली लग जाती है। मिशन पूरा होने के बाद क्रिस अमेरिका वापस लौट आया। वो अपनी वाइफ जेसिका के साथ कुछ समय बिताना चाहता था, इसलिए वह छुट्टियां मनाने के लिए इटली चला जाता है। पर अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि जेसिका वहां नहीं थी। वह उसे आवाज लगाता है, पर तभी कुछ हथियारबंद लोगों ने उस पर हमला कर दिया। क्रिस उन सभी को मार मार कर उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। पर वह जैसे ही कमरे के बाहर निकला, एक आदमी ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, जिस वजह से क्रिस बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उन लोगों ने उसके हाथ पैर बांध रखे ताकि वह हिल न सके। एक आदमी उसके पास आता है और उसे अपना नाम इलेक्स बताता है। वह जानना चाहता था कि केन्या में हॉस्टेजेस की खबर उसे किसने दी। क्रिस ने जब उसे बताने से मना किया तो इलेक्स उसकी वाइफ को लेकर आता है। उसने उसके सर पर प्रेशर गन रख कर उससे एक बार फिर यही सवाल किया, पर क्रिस को सच में कुछ नहीं पता था। वो कहता है, मेरा काम है बस ऑर्डर्स फॉलो करना, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन इलेक्स को उसका यह जवाब पसंद नहीं आता, जिसके बाद वह जूलिया को उसकी आंखों के सामने मार डालता है। उसकी मौत से क्रिस एकदम से सहम जाता है। वह बोला, मुझे मार दे वरना तुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पर इलेक्स बेवकूफ नहीं था। वह बिना देर किए उसे भी गोली मार देता है। इसके बाद हम क्रिस को एक सुपर हाईटेक वेंटिलेटर पर लेटा हुआ देखते हैं। पता नहीं कैसे पर वह उस हादसे में जिंदा बच गया था। जैसे ही उसे होश आया, वह लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। वह जानना चाहता था कि वह कहां पर है, पर एक लड़की उसके पास आई और उसे एक लैब में ले गई। डॉक्टर माइक उसे बताता है कि तुम और रेस्टी फैसिलिटी में हो, जहां हम लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें एक नई जिंदगी देते हैं। क्रिस जानना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि उसे खुद से अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था। उसे सब सच बताने से पहले माइक उससे उसका नाम, रैंक और उसका सीरियल नंबर पूछता है। क्रिस ने याद करने की कोशिश की, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। माइक उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी हमें यूएस मिलिट्री ने डोनेट की थी। अगर हम तुम्हें यहाँ न लाते तो शायद तुम श्मशान घाट की किसी कब्र में पड़े होते। ये सुनकर क्रिस को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। वह बोला, मैं जानता हूँ कि मैं जख्मी हुआ था, लेकिन मैं मरने की हालत में नहीं था। तो फिर यह कैसे हो गया? उसे लगा कि घर पर जरूर कोई उसका इंतजार कर रहा होगा। वह उनसे मिलना चाहता था, पर माइक की असिस्टेंट लीसा उसे बताती है कि यूएस मिलिट्री सिर्फ उन्हीं लोगों की बॉडी डोनेट करती है जिनकी पहचान करने कोई नहीं आता, जिसका मतलब यह था कि उसका कोई परिवार नहीं है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसे हम नई जिंदगी देने में कामयाब रहे हैं। अपनी कामयाबी का एक नमूना दिखाने के लिए माइक उसके हाथ पर चाकू मार देता है। क्रिस ने देखा कि उसके हाथ से खून बहने के बजाय कुछ ब्लैक पार्टिकल्स निकलने लगते हैं। जब उसके कटे हुए हाथ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया तो क्रिस देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर करोड़ों छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स घूम रहे थे, जो उसकी चोट को पल भर में ठीक कर देते हैं। माइक इस लाजवाब चीज को नैनाइट्स कहता था। इनकी खास बात यह थी कि अगर चोट जानलेवा होती तो यह बड़ी तेजी से डैमेज टिश्यू को ठीक करते थे। क्रिस ने एक चूहे को देखा जिसके अंदर के नैनाइट्स ग्लो कर रहे थे। माइक उसे बताता है कि नैनाइट्स उसके कैंसर से लड़कर उस चूहे को बचा रहे हैं। इसी तरह उसने कई एनिमल्स को ठीक किया था। जब माइक छोटा था तो वह खुद एक टेनिस चैंपियन हुआ करता था, पर कैंसर की वजह से डॉक्टर्स को उसका एक हाथ काटना पड़ा। बैठकर रोने की बजाय उसने इस बात पर ध्यान दिया कि वो क्या कर सकता है, जिसके बाद उसने खुद के लिए एक नया हाथ डिजाइन किया जो उसके असली हाथ से ज्यादा स्ट्रांग था। इसके बाद वह उसे बाकी लोगों से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। उसने सबके शरीर में उनकी जरूरत के हिसाब से सुधार किए। उसकी असिस्टेंट लीसा की विंड पाइप में एक डिवाइस लगा हुआ था जो उसे सांस लेने में मदद करता था। इसके बाद वह जसन से मिलता है जिसने इराक के एक बम धमाके में अपनी आंखें गंवा दी। उसकी चेस्ट पर हजारों कैमरास लगे हुए थे, जिनकी बदौलत वो ऐसी चीजें भी देख सकता था जो नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देती थी। आखिर में वह लुक से मिला जिसने
अफगानिस्तान में अपने दोनों पैर गवा दिए थे। माइक की वजह से आज वह लोग पहले से बेहतर जिंदगी जी रहे थे, पर उसकी सबसे बड़ी कामयाबी क्रिस था, क्योंकि उसने एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया था। क्रिस कुछ देर अकेला रहना चाहता था, इसीलिए वह अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। उसने अपनी पुरानी जिंदगी याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपनी पुरानी जिंदगी की कुछ धुंधली तस्वीरें ही नजर आ रही थीं। वह सोने की कोशिश करता है पर सो नहीं पाता, क्योंकि उसे बुरे बुरे सपने आ रहे थे। मन शांत करने के लिए वह कुछ देर एक्सरसाइज करने की सोचता है, पर उसने जैसे ही पंचिंग बैग में मुक्का मारा, उसका हाथ बैग के आर पार चला गया। इसके बाद वह कॉन्क्रीट पिलर पर अपनी ताकत आजमाता है, और वह यहाँ भी निराश नहीं होता, क्योंकि वो नैनाइट्स उसकी सारी चोटों को सेकंडों में हील कर दे रहे थे। उसने जब डंबल्स उठाए तो एक 100 किलो के वजन भी उसे ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे वह बच्चों के खिलौने हों। उनमें वजन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वह कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसने लीसा को देखा, जो पानी में स्विमिंग कर रही थी। उसने पूछा, तुम अभी तक सोए नहीं? जिस पर क्रिस उसे बताता है कि उसे बुरे सपने आ रहे हैं। उसे यह थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जब उसे कुछ याद ही नहीं है तो बुरे सपने कैसे आ सकते हैं। लीसा उसकी परेशानी समझती थी। वह दोनों एक बार में आकर ड्रिंक करने लगते हैं, जिससे क्रिस की उलझन थोड़ी कम हो गई। लेकिन जैसे ही वहां लगे स्पीकर्स में म्यूजिक बजा, क्रिस के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। उस म्यूजिक से उसकी गहरी यादें जुड़ी थी, जिस वजह से उसकी सारी मेमोरीज वापस लौट आती है। उसे याद आ गया था कि उसका और उसकी वाइफ का मर्डर हुआ था, और यह भी याद आ गया था कि उन्हें किसने मारा था। लीसा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर अपनी वाइफ की मौत का बदला लिए बगैर वह रुकने वाला नहीं था। जिसके बाद वह उन कातिलों की तलाश में निकल जाता है। माइक उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? फौरन यहाँ लौट आओ। पर क्रिस को एक अधूरा काम पूरा करना था, इसीलिए वह उसकी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। उसे अब याद आ गया था कि उसकी वाइफ को किसने मारा था। उसका नाम लेते ही उसके सारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। माइक ने जब उसके ब्रेन के विजुअल्स को मॉनिटर पर चलाया तो उसे पता चला कि इलेक्स एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट है, जिसने कई मासूमों की जान ली। क्रिस के शरीर में लगे नैनाइट्स उसे पूरी दुनिया के इंटरनेट से जोड़ देते हैं, जिसके बाद उसने बस कुछ ही सेकंड्स में उसके बारे में इंटरनेट पर मौजूद सारी जानकारी निकाल ली। क्रिस ने इंटरपोल के सारे सीक्रेट फाइल्स हैक कर डाले, जिसमें से एक फाइल में उसे इलेक्स के बारे में पता चला। इसी तरह वो इंटरपोल के सारे क्रिमिनल डेटाबेस को छान मारता है। माइक उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा करना गैर कानूनी है, पर क्रिस कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसे पता चला कि उसकी पत्नी का कातिल हंगरी में छुपा हुआ है। माइक पूछता है, बिना पासपोर्ट और वीजा के तुम वहां कैसे जाओगे? पर क्रिस के पास इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन था। उसने पास खड़े एक प्लेन का मैनुअल उठाया और उसके सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ डाले। जिस जहाज को उड़ाने के लिए एक पायलट को सालों की ट्रेनिंग लगती है, उसे वो 2 मिनट में चलाना सीख जाता है। उधर हम इलेक्स को देखते हैं, जो बहुत डरा हुआ था। पता नहीं कैसे, पर उसे जानकारी मिल गई थी कि कोई उसे मारने आने वाला है, जिसके बाद वह अंडरग्राउंड हो जाता है। क्रिस ने पूरे जीपीएस सिस्टम को स्कैन किया, जिससे उसे ट्रैक करना आसान हो जाता है। उसने कुल 9000 कारों को स्कैन किया, सिर्फ उन 5 कारों के काफिले को ढूंढने के लिए, जिनमें से एक में इलेक्स बैठा हुआ था। वह सब एक टनल से होते हुए बॉर्डर पार करने ही वाले थे कि तभी अचानक टनल की सारी लाइटें बंद हो जाईं। इलेक्स का बॉडीगार्ड उन्हें आगे जाकर चेक करने को कहता है, पर तभी उन्होंने एक ट्रक को देखा जो तेज रफ्तार में उन्हीं की ओर आ रहा था। इससे पहले वह कुछ समझ पाते, क्रिस सीधा उस ट्रक को उनकी कार से भिड़ा देता है। ट्रक पलटने की वजह से आगे जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, जिससे अब ना कोई अंदर आ सकता था और ना बाहर जा सकता था। मजबूरन उन सभी को अपनी कारें वहीं रोकनी पड़ी। कुछ लोग बाहर आए यह देखने के लिए कि वहां से निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं, पर वहां उन्हें सिर्फ लाशें बिखरी हुई मिली। उन्होंने देखा कि ट्रक ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं, पर तभी क्रिस अचानक से उनके आगे आकर खड़ा हो गया। वो उन पर फायरिंग करने लगता है, पर इलेक्स की किस्मत अच्छी थी कि कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ थी, इसलिए उसे एक भी गोली नहीं लगी। उन लोगों ने जैसे ही उसे देखा, वह लोग उसे गोलियों से भून देते हैं। इलेक्स उन्हें जल्दी से कार स्टार्ट करके वहां से निकलने को कहता है, पर क्रिस ने कार के बोनेट में छेद कर दिया था, जिस वजह से उनकी कार स्टार्ट नहीं होती। उन्हें लगा वह मर गया है, पर वह जैसे ही उसके पास गए, क्रिस ने उन सब पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पलक झपकते ही वह उन सबको मौत के घाट उतार देता है, जो देख डर के मारे इलेक्स के रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से मदद के लिए अपने दोस्त को फोन लगाता है, पर वह भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। उनसे लड़ते वक्त क्रिस को बहुत चोटें आती हैं, पर उसके शरीर में मौजूद नैनाइड्स उसकी हर चोट को ठीक कर दे रहे थे। जल्द ही उसके नैनाइड्स अपनी पावर यूज करने की वजह से ग्लो करने लगे। क्रिस उनसे फाइट कर ही रहा था कि तभी एक आदमी ने उस पर ग्रेनेड फेंक दिया।
दिया, जिसके धमाके से क्रिस दूर जा गिरा। उन्हें लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है, पर वह एक बार फिर उठ खड़ा होता है। उन्होंने क्रिस की छाती को गोलियों से छल्ली कर दिया, पर उनकी गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। क्रिस के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वो बस अपनी बीवी के कातिल को मारना चाहता था, फिर चाहे उसे कितनी ही लाशें क्यों न बिछानी पड़े। बॉडीगार्ड एलेक्स को यकीन दिलाता है कि वह अंदर नहीं आ पाएगा, पर क्रिस को और भी तौर तरीके आते थे। उसने एक आदमी को उठाकर उसे ग्रेनेड समेत कार की विंडो से चिपका दिया, और जैसे ही धमाका हुआ उनकी बुलेट प्रूफ शील्ड के टुकड़े हो जाते हैं। क्रिस उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी गार्ड ने सीधा उसके चेहरे पर गोली मारी, जिससे उसका जबड़ा टूटकर बिखर जाता है। नैनाइट्स ने तुरंत अपना कमाल दिखाया और उसे वापस जोड़ दिया। वो उस गार्ड को मार डालता है और आखिर में सिर्फ एलेक्स ही बचा था। वो कहता है, मुझे मत मारो प्लीज, माइक ने तुम्हें मेरे बारे में जो बताया सब झूठ है। पर क्रिस के कान अब भी पूरी तरह से रिपेयर नहीं हुए थे, जिस वजह से वह उसकी कहीं बात सुन नहीं पाता और उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। उसका बदला पूरा हो गया था, जिसके बाद वह अपने लोगों के पास वापस लौट आता है। उन्होंने देखा कि उसके नैनाइट्स की एनर्जी लो हो गई थी। वो लीसा से कहता है कि मैंने अपनी बीवी के कातिल को देखा, उसकी आंखों में मौत का खौफ था, लेकिन उसे मारकर कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि मेरी जेसिका वापस नहीं आने वाली। उन्होंने सबूत मिटाने के लिए उसकी कार को जला दिया, जिसके बाद वह उसे रिचार्ज करने के लिए वापस और रेस्टी फैसिलिटी में ले आते हैं। क्रिस जब इस प्रोसेस के लिए तैयार हो रहा था, तभी लुक उसके पास आता है। क्रिस उसे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर तभी लुक ने उसका मोटर कंट्रोल फंक्शन डीएक्टिवेट कर दिया। अब उसकी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं था। लुक कहता है, हाँ, तुम्हें वाकई लगा कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है, तुम बस हमारा मकसद पूरा करने के लिए एक मामूली सा मोहरा हो। यह सब सुनते ही क्रिस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह समझ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे ऐसी हालत में देखकर लुक को बहुत मजा आता था। वह बोला, हम तुम में नफरत भर देंगे, तुम्हें अगला शिकार बता देंगे और बस बटन दबा देंगे। क्रिस को समझ आ गया कि यह लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पर वह कुछ कर पाता उससे पहले ही लुक ने बटन दबाकर उसकी सारी यादें मिटा दी। इसके बाद उसके शरीर से पुराने नैनाइट्स निकालकर नए नैनाइट्स इंजेक्ट किए जाते हैं। हम डॉक्टर माइक को देखते हैं, पर इस बार उसकी चाल ढाल और बोलने का लहजा बिल्कुल ही अलग था। वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से उसकी नई यादें तैयार करते हैं। उन्होंने सीन बाय सीन सब कुछ डिजाइन किया ताकि उसकी यादें बिल्कुल असली लगे। पता चला कि उसकी वाइफ का मरना भी उन्होंने ही प्लान किया था। इस बार वह एलेक्स के चेहरे को हटाकर उसकी जगह एक नया चेहरा लगा देते हैं। इसी तरह वह हर बार उस कातिल का चेहरा बदल देते थे जिसने जेसिका को मारा होता था। इस तरह क्रिस जब अपनी नींद से उठता था तो उसके दिमाग में एक नए आदमी की तस्वीर होती थी। माइक ने यह उसके साथ पहली बार नहीं किया था। उसके पास अपने दुश्मनों की एक लंबी लिस्ट थी, जिन्हें वह इसी तरह एक एक कर ठिकाने लगा रहा था। यादें बनते ही उन्होंने सीक्वेंस को इनिशिएट कर दिया, जिससे क्रिस वह सब यादें दोबारा से जीने लगता है। हम लीसा को देखते हैं जो इन सब से अब तंग आ चुकी थी। वो यह सब इतनी बार कर चुके थे कि उसे क्रिस के लिए बुरा लगने लगा था। माइक उसे कहता है कि उसे भी यह सब करने में मजा नहीं आता, पर हमारे ढेर सारे दुश्मन हैं और अगर हमने उन्हें खत्म नहीं किया तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लीसा कहती है, हमारी तरह इसे भी फैसला लेने का हक है, हम इसके साथ यह सब नहीं कर सकते। पर माइक उससे वादा करता है कि यह आखिरी बार है। इसके बाद हम इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में पेश करेंगे और जो ज्यादा पैसे देगा हम उसी के लिए काम करेंगे। उधर हम क्रिस को देखते हैं जो एक बार फिर से वही यादें जी रहा था। उसने होस्टेज को उन आतंकवादियों से बचाया। वह अपने घर वापस लौटा। इसके बाद वह अपनी वाइफ के साथ बाहर घूमने गया, जहां एक नया कातिल उसकी वाइफ को फिर से मार डालता है। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर माइक फिर से वही सब दोहराने लगता है जो उसने पहले भी दर्जनों बार कहा था। उसने क्रिस को उन नेट्स के बारे में बताया और उसे मीठी मीठी बातें करके फिर से उसका भरोसा जीत लिया। प्लान के मुताबिक लीसा उसे बार में ले जाती है और जैसे ही वहां म्यूजिक प्ले हुआ, क्रिस को सब कुछ फिर से याद आ जाता है। बदले की आग में जलता हुआ क्रिस उसे मारने चला जाता है। इस बात से अनजान की यह यादें उसकी नहीं थी। माइक उससे वही सवाल पूछता है जो उसने पहले पूछे थे। क्रिस को लगा कि वह सब अपनी मर्जी से कर रहा है, पर असल में सब कुछ पहले से ही प्लान था। मैनुअल पढ़कर वह प्राइवेट जेट उड़ाने का आइडिया भी उन्हीं लोगों का था। इसके बाद क्रिस इंग्लैंड पहुंचता है, जहां उसे निक नाम के आदमी को ढूंढकर उसे खत्म करना था। जब निक को पता चला कि एक अमेरिकन आदमी उसके घर के बाहर खड़ा है, तो वह तुरंत अपने लोगों को वेपन्स लाने को कहता है, क्योंकि वह जानता था कि जो आ रहा है वह कोई मामूली इंसान नहीं है। माइक और उसका हैकर क्रिस की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। क्रिस जैसे ही निक के घर के बाहर आया, उसके लोग उसे गोलियों से भून देते हैं, पर उनसे लड़ने के बजाय क्रिस ने मरे होने का नाटक किया, जिससे वहां जाना बहुत आसान हो गया। इसी बीच हम एरिक नाम के एक हैकर को देखते हैं, जिसे निक ने
पिछले कई महीनों से अपने बेसमेंट में बंद करके रखा था। वो उसे एक ऐसा डिवाइस तैयार करवा रहे थे जो उन नैनाइट्स को डीएक्टिवेट कर सके। एरिक कोई मामूली हैकर नहीं था। वो अपने काम में इतना माहिर था कि खुद माइक के लोग भी उसके पायरेट को किए हुए सॉफ्टवेयर्स यूज करते थे, इस बात से अनजान कि वह मरने की एक्टिंग कर रहा है। निक के लोग क्रिस को अंदर ले आते हैं, पर अंदर आते ही उसने उन पर हमला कर सबको मार गिराया। निक एरिक से उस डिवाइस को जल्दी से एक्टिवेट करने को कहता है, पर यह इतना आसान नहीं था। उसे स्टार्ट होने में कुछ मिनट और लगने वाले थे। एरिक कहता है, जैसे ही यह 100% पर पहुंचे, इस रिमोट का बटन दबा देना। जब माइक को पता चला कि उनके पास एक ऐसा डिवाइस है जो नैनाइट्स को डीएक्टिवेट कर सकता है, तो माइक उसे सब कुछ छोड़कर फौरन वापस लौटने को कहता है। पर क्रिस ने उसे म्यूट कर दिया था, जिस वजह से वह उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वह सबको खत्म करते हुए निक तक पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी निक अपनी जान के लिए उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे झूठ कहाँ गया है, पर क्रिस के अंदर उसके लिए इतनी नफरत भर दी गई थी कि वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे गोली मार देता है। अपना काम खत्म करके क्रिस वापस लौट ही रहा था कि तभी एरिक वो बटन दबा देता है, जिससे उसके नैनाइट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। माइक ने उसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर एरिक ने वहां से अगले 2 मील की दूरी तक पावर सप्लाई काट दी, जिस वजह से माइक उससे कांटेक्ट नहीं कर पाता। एरिक क्रिस को झटका देकर वापस होश में लाने की कोशिश करता है, पर बात नहीं बनती, जिसके बाद वह वोल्टेज बढ़ाकर दोबारा से कोशिश करता है। होश में आते ही क्रिस उसे जान से मारने की कोशिश करता है, पर एरिक ने समझाया कि वह उसका दोस्त है। एरिक ने उसके मकसद के पूरे होने का इंतजार किया, क्योंकि अगर वह उसे रोकने की कोशिश करता तो वह भी उन लाशों के ढेर में कहीं पड़ा होता। क्रिस कहता है, मैंने सपने में अपनी बीवी का कत्ल होते हुए देखा और हर बार कातिल एक अलग इंसान था। एरिक समझ गया कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह बोला, तुझे जो सच लग रहा है वह झूठ भी तो हो सकता है। उसकी यह बात सुनते ही क्रिस को याद आया कि उसने अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, वह जिंदा हो सकती है। यह सोचकर क्रिस वहां से जाने लगता है, पर तभी एरिक ने उसे रोक लिया। उसने जो किया था उस हिसाब से एरिक अब माइक के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। उसे डर था कि कहीं वह लोग उसे दोबारा न ढूंढ लें। अगर ऐसा हुआ तो वह लोग उसके दिमाग में डाल देंगे कि मैंने तेरी बीवी को मारा है और तू हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएगा। एरिक इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। हालांकि क्रिस ने उसे अपने शरीर से कुछ नैनाइट्स के सैंपल दिए और उससे पूछा, क्या तुम इन्हें रिप्रोग्राम कर सकते हो? वो चाहता था कि उसकी बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ उसका कंट्रोल हो। एरिक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद क्रिस जेसिका को ढूंढने निकल जाता है। उधर हम माइक को देखते हैं, जो अभी तक उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। काफी कोशिश करने के बाद जब बात नहीं बनी तो वह लुक और जसन को उसे ढूंढकर उसे वापस लाने को कहता है। इसी बीच क्रिस लंदन में आता है, जहां उसका पुराना घर हुआ करता था। उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, जेसिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही जेसिका उसे गले लगा लेती है। क्रिस उसे बताता है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने काफी कुछ सहा है, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं घर लौट आऊंगा। पर यह सुनते ही जेसिका अपने कदम पीछे कर लेती है। क्रिस को कुछ समझ नहीं आता, पर तभी उसने देखा कि जेसिका की एक बेटी भी थी। जेसिका कहती है, प्लीज यहाँ से चले जाओ, अब मेरी एक फैमिली है। क्रिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि उन्हें मिले हुए 5 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, क्योंकि अब वह जेसिका बदल चुकी थी, जिसे वह जानता था। माइक पिछले 5 सालों से उस पर एक्सपेरिमेंट्स करके उसे अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वह वापस लौट ही रहा था कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसे सामने से टक्कर मार देती है। लुक बाहर आया और क्रिस पर एक खास तरह का शॉट फायर किया, जो क्रिस की बॉडी में मौजूद नैनाइट्स को ठंडा कर देते हैं। वह समझ गया कि यह लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं, इसीलिए उसने भागना ही सही समझा। लुक उसका पीछा करता है, लेकिन वह कहीं गायब हो गया, जिसके बाद जसन ने उसे पकड़ने के लिए अपने ड्रोन्स उसके पीछे छोड़ दिए, जिससे उसे ट्रैक करना और आसान हो गया। लुक उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी क्रिस एक पुलिस वाले की गन छीनकर उन पर फायर कर देता है। लुक इस हमले में बच तो गया, लेकिन क्रिस अब काफी दूर जा चुका था। जसन अपने ड्रोन की मदद से लुक को उस तक पहुंचने का एक शॉर्टकट बताता है। लुक रूट को फॉलो करते हुए सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी क्रिस उस पर कूदकर उसे नीचे गिरा देता है। इसी बीच सामने से आता एक ट्रक उन्हें जोरदार टक्कर मारता है, जिससे लुक के पैर के टुकड़े हो गए। इतने बड़े हादसे में क्रिस को एक खरोच भी नहीं आता। वह उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी जसन उसकी बॉडी पर एक ट्रांसमीटर लगा देता है, जिससे क्रिस उनके सर्वर से कनेक्ट हो गया। सिस्टम से जुड़ते ही माइक तुरंत उसे शट डाउन कर देता है, जिसके बाद वह उसे वापस फैसिलिटी ले आए। माइक लीसा को उस हैकर को खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपता है, पर लीसा
लीसा अब और अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह उसकी बात मानने से मना कर देती है। माइक को उसका यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिसके बाद उसने गुस्से में उसका रेस्पिरेटरी डिवाइस बंद कर दिया। उसके ऑफ होते ही लीसा को घुटन होने लगती है। उसकी सांसें रुकने ही वाली थीं कि तभी वह डिवाइस को फिर से चालू कर देता है। यह करके वह उसे बताना चाहता था कि उसकी जिंदगी उसके हाथों में है और अगर वह उसके खिलाफ गई या उसका हुक्म नहीं माना तो अगली बार उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाएंगी। इसके बाद लीसा उसके आदमियों के साथ एरिक को खत्म करने जाती है। उसने एरिक को ढूंढकर उसे बेहोश कर दिया। हालांकि उसने अपनी साइड बदल ली, वह उसे उन्हें सौंपने के बजाय उल्टा माइक के आदमियों को मारकर एरिक को बचा लेती है। इसी बीच माइक क्रिस से अकेले में बात करता है। उसने क्रिस के लिए एक बहुत बड़ा सिमुलेशन तैयार किया था जो उसकी असली दुनिया से हूबहू मेल खाता था। वो कहता है, अगर तुम चाहो तो यह सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। बाहरी दुनिया में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, पर यहाँ तुम अपनी काबिलियत का पूरा फायदा उठा सकते हो। पर क्रिस को ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी जो किसी और के इशारों पर चले। माइक समझ गया कि यह प्यार से नहीं मानने वाला, इसे वैसे ही इस्तेमाल करना होगा जैसे वह करते आए। लीसा माइक से झूठ बोलती है कि किसी ने उस हैकर को मेरे आने की खबर दे दी, इसलिए वह हमारे हाथों से बचकर निकल गया। माइक उसे अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानता था, इसलिए वह उसे खुद क्रिस के हाथों मरवाने का सोचता है। उन्होंने फिर टारगेट तैयार किया और इस बार वह कातिल को एरिक का रूप देते हैं। उधर लीसा उनके कंप्यूटर टर्स में एरिक का बनाया हुआ वायरस अपलोड कर देती है, जिससे उनका पूरा कंट्रोल एरिक के पास चला गया। क्रिस जो माइक की बनाई हुई यादों में जी रहा था, अचानक अपने सामने लीसा को देखता है। माइक को जल्द ही पता चल जाता है कि कोई उनके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एरिक रिवर्स कोडिंग करके एक एक कर क्रिस की यादों को मिटाने लगता है ताकि उसे एहसास हो जाए कि जो वह देख रहा है वह हकीकत नहीं है। लीसा ने उसकी यादों से जुड़कर क्रिस को सब कुछ बता दिया, जिससे वह फिर असली दुनिया में लौट आता है। एरिक की बदौलत उनका यह सिमुलेशन पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए क्रिस को अपना पिछला सब याद रहता है। माइक लीसा को उसके की सजा देना चाहता था, इसलिए वह उसका रेस्पिरेटरी डिवाइस बंद कर देता है। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि लीसा अभी भी जिंदा थी, क्योंकि एरिक ने उसे भी आजाद कर दिया था। माइक अपने लोगों को उन सबको खत्म करने को कहता है, जिसके बाद लुक और जसन उसके बनाए हुए एडवांस्ड प्रोटोटाइप को अपने शरीर से जोड़कर और ताकतवर हो जाते हैं। क्रिस वहां से जा ही रहा था कि तभी लुक उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। उसने क्रिस को बताया कि उसकी बीवी को प्रेशर गन से मारने का आइडिया उसी का था। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। लुक उस प्रोटोटाइप की वजह से बहुत स्ट्रांग हो गया था, पर वह भी क्रिस के गुस्से के आगे नहीं टिक पाता। क्रिस उसे लेकर सीधा 100वें माले से नीचे कूद गया। वह दोनों फाइट कर ही रहे थे कि तभी जसन भी उस पर हमला कर देता है। दोनों मिलकर उसे डीएक्टिवेट करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर यह आसान नहीं। क्रिस लुक को लात मारकर दूर कर देता है और जसन से कहता है हार मान लो, लेकिन जसन उसकी नहीं सुनता और उस पर हमला करता रहता है। लुक ने उसे मारकर नीचे फेंक दिया। वो इतनी जोर से नीचे गिरा था कि उन्हें लगा कि अब वह कभी वापस नहीं लौटेगा, पर क्रिस दूसरी लिफ्ट से वापस ऊपर आ जाता है। उसने उस पर से इतनी तेज छलांग मारी कि वह सब लिफ्ट समेत नीचे गिरने लगते हैं। लुक तो अपने मैकेनिकल आर्म्स की मदद से खुद को संभाल लेता है, पर वह दोनों जिंदगी और मौत के बीच लटके हुए थे। जसन उससे मदद मांगता है, पर उसकी मदद करने के बजाय लुक केबल को काटकर उसे नीचे गिरा देता है। वह क्रिस के साथ भी यही करने वाला था, पर केबल टूटने से पहले ही क्रिस छलांग लगाकर उसके सूट को पकड़ लेता है। ठीक उसी वक्त उसने अपने दूसरे हाथ से कटी हुई केबल को पकड़ लिया, जो उसे लुक समेत नीचे घसीट ले जाती है। गिरते वक्त क्रिस लुक के एग्जॉस्केलेटन के पुर्जे पुर्जे नोच डालता है, जिससे उसकी सारी ताकत छीन गई और वह सीधा नीचे जा गिरा। इसी बीच हम माइक को देखते हैं, जो वहां से भागने की फिराक में था, पर वह जैसे ही अपनी कार में बैठा, लुक का उड़ता हुआ हाथ उसकी कार को छकनाचूर कर देता है। क्रिस उसे रोकने के लिए दोबारा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। माइक के चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद माइक ने एक बंदूक निकाली और उसे शूट कर दिया। क्रिस उसके दागे गए ग्रेनेड को अपने हाथों से रोक लेता है, जिससे इतना तेज धमाका हुआ कि उसके सारे नेनाइट्स टूटकर हवा में बिखर जाते हैं। एरिक देखता है कि उसके नेनाइट लेवल्स बहुत तेजी से ड्रॉप हो रहे थे। अगर वह नहीं रुका तो वह उसकी मदद नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं कि क्रिस के नेनाइट्स एक आखिरी बार उसकी बॉडी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने लगते हैं। माइक जानता था कि अब उसमें और ताकत नहीं बची है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसने एक बार फिर उस पर फायर किया, पर इस बार उसके नेनाइट्स उस ग्रेनेड के फटने से पहले ही उसके पुर्जे पुर्जे खोल देते हैं। माइक कहता है कि तुम्हारे नेनाइट्स खत्म हो चुके हैं, कुछ ही सेकंड्स में तुम शट डाउन हो जाओगे। पर क्रिस कहता है कि मुझे अब उनकी जरूरत नहीं है। उसने अपने हाथ में पड़ा हुआ ग्रेनेड नीचे गिरा दिया, जिससे होने वाले
धमाके से उन दोनों की मौत हो जाती है। ऐसा लगा कि क्रिस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। पर इसके कुछ महीनों बाद हम क्रिस को देखते हैं जो अभी तक जिंदा था। जब उसे होश आया तो उसे देखकर एरिक बहुत डर जाता है, पर खुशकिस्मती से इस बार उसे सब कुछ याद था। एरिक उसे बताता है कि उसके मरने के बाद मैंने नैनाइट्स में कुछ जरूरी बदलाव किए और अब उसे बार बार रिचार्ज नहीं होना पड़ेगा। क्रिस एरिक को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी बदौलत उसे एक नई जिंदगी मिल गई थी। वो लीसा से कहता है माइक ने जो किया वह पूरी तरह से गलत था, लेकिन उसने एक काम बिल्कुल सही किया। हम क्या थे इससे यह तय नहीं होता कि हम क्या बन सकते हैं। वह फैसला करते हैं कि वह अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ लोगों के भले के लिए करेंगे, ना कि किसी की जान लेने के लिए। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।